नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। देश के आम चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि मैं भी भारत की नज़र उन सरोकारों या मुद्दों पर होती है जिनका वास्ता आदिवासी समुदायों से रहता है। तो आम चुनाव के अलावा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव साल 2024 में होंगे, उनमें से कई में आदिवासी जनसंख्या काफ़ी अहमियत रखती है। मसलन झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए आदिवासियों की चर्चा चुनावों के नज़रिए से काफ़ी हो रही है। कई मुद्दे हैं जिनकी चर्चा चल रही है। मसलन डीलिस्टिंग यानी धर्म बदलने वालों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना, नए आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना, आदिवासी भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल करना और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। हम लोग लगातार इन मुद्दों पर रिपोर्ट भी करते रहे हैं, पर हमारी टीम की चर्चा में यह बात सामने आई कि चुनाव के मद्देनज़र इन मुद्दों पर हमें भी विस्तार से फिर से चर्चा करनी चाहिए और फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इन मुद्दों के पीछे की राजनीति तो समझी ही जाए, साथ साथ इन मुद्दों की बारीकियों को भी समझने की कोशिश की जाए। हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल पास किया गया। इस बिल पर अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के अधिकारों पर अलग अलग नजरिए से चर्चा हो रही है, लेकिन राज्य के आदिवासी समुदायों को इस बिल के दायरे से बाहर ही रखा गया है। तो क्या आदिवासी समुदाय केंद्र और सत्ताधारी दल पर यह दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं कि उनके ऊपर यूसीसी ना थोपा जाए? क्या कारण है कि आदिवासी यूसीसी के इतने खिलाफ हैं? अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या बदल जाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंथोनी देव वर्मा, जो वरिष्ठ वकील हैं और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरामोथा से जुड़े हैं। उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र मीणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संस्थापकों में से एक हैं। हमारे साथ झारखंड से रजनी मुर्मू को भी जुड़ना था, लेकिन स्वास्थ्य के अचानक बिगड़ जाने के कारण आज वो इस चर्चा में शामिल नहीं हैं। तो इन 2 आदिवासी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं और चर्चा की शुरुआत जितेंद्र मीणा जी आपसे करेंगे। आप ये बताएं कि अब तो ऐसा लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि यूसीसी आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। वैसे आदिवासी समुदाय समान नागरिक संहिता के इतने खिलाफ क्यों हैं? जी, सबसे पहले तो मैं भी भारत के दर्शकों का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। अगर मैं इसको एक आदिवासी इंटेलेक्चुअल होने के नाते समझने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे देखता हूं कि जब इस देश का संविधान के बनने की जब प्रोसेस शुरू होती है और उस प्रोसेस के बाद में जब इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, संविधान जब एग्जिस्टेंस में आता है, जब उसका एक पूरा का पूरा एक ढांचा निकल करके आता है, तब इस बात को एक्नॉलेज किया गया था और संविधान सभा की बैठकों के दौरान भी अलग अलग मसलों पर इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि इस देश में बहुत अलग अलग किस्म की डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं, और उन डाइवर्सिटीज को भी एक्सेप्ट करते हुए हमने ये तय किया था कि हम इन डाइवर्सिटीज के साथ साथ एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि कभी भी हम एक दूसरे के जो वैल्यूज हैं, जो खास करके सोशल वैल्यूज हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक स्लोगन दिया और वो हमारे संविधान का मूल्य भी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसके साथ में हम लोग आगे बढ़े। जैसे ही हम लोग यूसीसी को देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो यूसीसी का तो पहली बात तो ये है कि ये पहली बार था जब ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार लेकर गई। अदरवाइज उससे पहले तो कोई
इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों के हाथ में नहीं था जिस पर की चर्चा की जा सके। लेकिन जो डॉक्यूमेंट अभी निकल कर के सामने आया है उत्तराखंड से, जो सरकार जो लेकर के आई, उसके बाद से कई तरीके की चिंताएं आदिवासी समाजों के मध्य भी है और बाकी समाजों में भी है। हालांकि अभी उन्होंने शुरुआती दौर में उत्तराखंड सरकार ने ये कहा है कि वो आदिवासियों को इससे बाहर रख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर आदिवासियों को वो इससे बाहर रख रहे हैं तो और कितने दिन तक वो बाहर रखेंगे। जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल जैसे ही उनको पॉलिटिकली वो शूट करेगा, वो उसको भी उसके दायरे में लेकर के आएंगे। जैसे आज की तारीख में वो बाकियों को लेकर के आ रहे हैं, बाकियों की जो परंपरा है, बाकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी के, जो अदर आइडेंटिटीज के जो लोग हैं, उनको जिस तरीके से कम करके एक यूनिफॉर्म पैटर्न टाइप से जो डेवलप करने की बात हो रही है, ऐसे ही वो आदिवासियों को भी आने वाले दिनों में इस तरीके का प्रेशर बिल्डअप करके कि नहीं, जब सबके लिए एक है तो आदिवासियों को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए, और ये कहते हुए वो इसको भी एक दिन इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो ऐसे में जब हम लोग देखते हैं कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट हमने पढ़ा, उसमें कई तरीके की बुनियादी समस्याएं, जैसे कि यूसीसी एक बात कहता है कि आपको सबसे पहले अपनी जो शादी है उसको, जो आपके जो पूरा का पूरा फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसके भीतर वो इंटरफेयर करता है, और वो कहता है कि आपको अपनी शादी को रजिस्टर कराना होगा। आदिवासियों में बहुत अलग अलग किस्म की शादियां हैं, जिसमें कि जिसको कि शो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है, वो उसको शादी हो सकता है एक्सेप्ट भी ना करे। जैसे राजस्थान के केस में ही देख लें तो कई कम्युनिटी राजस्थान की ऐसी, खास करके भील और बाकी कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा कि जहां प्रॉपर तरीके से शादियां ही नहीं होती, ना फेरे होते हैं, ना कोई मंदिर की जरूरत है, ना कोई पुजारी की जरूरत है, ना कोई चर्च की और बाकी चीजों की जरूरत है, और लोग एक दूसरा पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, साथ में रहना शुरू करते हैं, जिसे कि सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस है, और उनसे होने वाले बच्चों को जो उनसे उनकी जो संतान है उनको भी सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस है, और वो चीजें आगे बढ़ती रहती है। एक दूसरी बात, अब इसको क्या हम शादी की कैटेगरी में मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इससे एक बुनियादी समस्या तो ये आती है। रजिस्ट्रेशन तो खैर बाद का मसला है। दूसरा, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहां पर कि पति की मौत के बाद में जब पत्नी को दूसरी बार सोसाइटी की तरफ से या फैमिली के जो बाकी मेंबर्स उनकी तरफ से किसी भी सूटेबल पार्टनर्स के साथ में जो है उनको जो है उनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन शादी के लिए वापस कोई पंडित या किसी मुहूर्त और उन सब की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारी तरफ एक परंपरा है जिसमें एक बड़ी सी चादर होती है और उसको दोनों के ऊपर उड़ा दिया जाता है, दोनों के उसमें ढक दिया जाता है, उसको चादर उड़ाना कहते हैं, ठीक है। या चूड़ी पहना देना एक परंपरा है। तो ऐसे अलग अलग परंपराएं हैं जिसमें कि आप उस पूरे के पूरे सो कॉल्ड जिसको मेन स्ट्रीम में जिसको शादी कहा जाता है, उस परंपरा से एकदम से भिन्न है। तो ऐसे में अगर यूसीसी जैसा कोई लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आती है, तो वो जैसे ही आएगा एग्जिस्टेंस में, तो इस तरीके की सारी जो डाइवर्सिटीज है उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। और इसकी तरफ से जो प्रपोजल आ रहा है वो कौन सा पैटर्न है, जिसकी तरफ से शादी की तरफ से प्रपोजल है, या तो आपकी शादी किसी पंडित जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से होनी चाहिए, या कुछ एक सेट पैरामीटर्स है, उन्हीं सेट पैरामीटर्स से जब आप शादी करते हो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी जो आदिवासी परंपराएं हैं उसको नष्ट करेगा। दूसरा, अब हम लोग देखें रजिस्ट्रेशन का मसला, तो इसमें भी एक समस्या है कि आदिवासी इलाकों में आज की तारीख में आप बेसिक फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। वहां सड़क, पानी, बिजली की फैसिलिटी नहीं। वहां उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति जाकर के आपको जो है शादी का रजिस्ट्रेशन कराएगा। और एक और इसमें परेशानी ये हुई कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसे जो गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं, जो स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के भीतर गया था, वहां ऐसे ऐसे इलाके हमें देखने को मिले जहां लोग आज भी अपना राशन के लिए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल जी करके आते हैं। माफ कीजिए जितेंद्र मीणा जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एंथोनी देव वर्मा अभी तक इस चर्चा को सिर्फ सुन रहे हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। और एंथोनी देव वर्मा, आपसे शुरुआत में मैं ब्रीफली यही जानना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स की अगर बात करें, तो वो क्यों मानते हैं कि यूसीसी उनके लिए ठीक नहीं है? See, we are diverse country. हम लोग
एक कल्चर का कम्युनिटी नहीं है। हम लोग अलग अलग का किस्म का कल्चर का बहुत डिफरेंट है। एंड इनफैक्ट विद इन दी नॉर्थ ईस्ट itself we are so much diverse, and with different cultures, with different language, with different tradition, different custom. So this is the beauty of the Northeast. In fact, if UCC is enforced in a country, then one could imagine the entire beautiness, जो जितना जो ब्यूटी है, जो कस्टम है, कल्चर है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड, जैसे अभी Dr. Jitendra was actually talking about the system, the traditions in terms of marriage, in terms of, husband died or the wife died, and if again wife has to get married or the husband has to get married. So this system, these patterns are still being practiced by the society, by the community, and by the people. So likewise, in the Northeast, as you all know, Northeast is known because of this diverse cultures, because of this diverse custom, diverse, traditions. So ये अलग अलग जो कस्टम है, उसको पूरा एक मतलब माहौल में अगर लेके आएगा तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। I mean, you won't get anything in the world. So now, if UCC is being, applied, being implemented, then what will happen? The entire system, the entire culture, the entire traditions will collapse, and you will not find such kind of beautiness in the country. So then, what is the main meaning of being a community or being a society? So the word of community, the word of society itself will disappear. Now, even for example, like Hindu law, Muslim law, the Constitution of 366, clause 25, also says that if the tribals are being forced to become a Hindu or willingly become Hindu, still they will be considered as a Hindu because their culture is different, their food habit is different, their tradition is different. So this particular basic or the system itself will collapse. Therefore, if we are from the same community, or if India is with the same culture, with the same feature, then one could say yes, it is better to have UCC. But even if you see mainland India and South, even their feature is totally different, their culture is totally different, and combining the North and the South, come back to the Northeast, we are totally different. So this beautiness of being different features, of having different food habit, food systems, different cultures, different practices are making India as one beautiful India. That is where the entire across the world they come to see and they come to feel the beautiness and happiness. Now, what will happen when UCC comes? Then this beautiness will disappear. This system will disappear. आप दोनों ने ही इस बात पर काफ़ी जोर दिया है कि ये देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए सभी पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करना सही नहीं होगा। और यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि संविधान में आदिवासी समुदायों की परंपरा, कस्टमरी लॉ, जीवन शैली और भाषाओं को बचाने की बात की गई है, प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यूसीसी से आदिवासी परंपराओं को भला ऐसा क्या नुकसान हो सकता है या खतरा हो सकता है? जरूर बहुत खतरा होता है।
क्योंकि जितना इनहेरेंट से अभी तक जो प्रैक्टिस होके जा रहा है, जो प्रैक्टिस होके मान रहा है, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, उसको अगर यूसीसी आके लागू कर देता है, तो द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस, द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हैज नो मीनिंग. इट इज completely being destroyed. It is the history itself is being destroyed. So therefore, see, we have our own custom. हम लोग का own custom है, जैसे divorce कैसे होता है. हम लोग under the Hindu law divorce कर नहीं सकता है. ये हिंदू लॉ कहता है, ये इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. तो हम लोग कैसे डिवोर्स होता है, हम लोग का खुद सिस्टम है. गांव में हम लोग का गांव का हेड है, और उसके बाद दोनों साइड मिलके बैठ के क्या अच्छा है क्या खराब, ये सब सोच समझ के मतलब डिसीजन लेके ये डिवोर्स हो जाता है. तो दिस इज वन पार्ट. अगर जो जितना जो वर्शिप जो रिलीजियस है वो भी तो खत्म कर रहा है. अगर ये सब खत्म कर देगा तो हम इंडिजिनस है, हम शेड्यूल ट्राइब है, ये त्रिपुरी कम्युनिटी है, और नागा है, और मणिपुरी है, और मिजो है, और खासिया है, जैंतिया है, गारो है, कार्बी, दिमासा, उसका आइडेंटिटी खत्म हो जाता है. तो अभी तो हम लोग ये मालूम हो जाता है, अगर एक कल्चर एक सिस्टम देखने से पता चलता है, ओ ये त्रिपुरी कम्युनिटी का है, और ये कार्बी कम्युनिटी का है, और ये नागा कम्युनिटी का है. मतलब जो प्रैक्टिस है उसी से हम लोग पता चलता है ये कौन सा ट्राइब में बिलोंग करता है. जो ड्रेस है, जो ड्रेस पहनता है, उसको ड्रेस से हम लोग पहचान सकता है. लेकिन अगर अभी जो यूसीसी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो हम लोग का जितना कस्टमरी जो सिस्टम है, कस्टमरी प्रैक्टिस, कस्टमरी लॉ है, whether it is codified or not codified, it will be totally destroyed. जी. Then अगर 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 हम लोग फ्यूचर का बारे में अगर सोचेगा, तो हम लोग का जो इनहेरेंट जो अभी जो जनरेशन आ रहा है उसको क्या सिखाएगा हम लोग. और दूसरा चीज है, नाउ दी सोर्स ऑफ लॉ कहाँ से आता है. सोर्स ऑफ लॉ ऐसे कस्टम से आता है ना. अगर जो रूट है जहां से लॉ अभी जो हम लोग कर रहा है, जो जूरिस्प्रूडेंस जो हम लोग कर रहा है, तो उसी को खत्म कर रहा है. जी जी, एंथनी देव वर्मा जी, आपने कस्टमरी लॉ के बारे में जो बताया, मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि एंथनी देव वर्मा जो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में कस्टमरी लॉ के बारे में बात कर रहे थे, वो मुझे समझ में आती है, क्योंकि कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मैंने ये देखा है कि वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी अभी भी लगभग पूरी तरह से कस्टमरी लॉ से ही चलती है. बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वहाँ राजनीति और आर्थिक क्रियाकलाप पर भी उसका असर दिखाई देता है. लेकिन क्या राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र के बारे में भी यही कहा जा सकता है? जी, यहाँ भी अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि एंथनी देव बर्मा साहब कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के सेंट्रल इंडिया में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सेंट्रल इंडिया में भी आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी चाहे सिविल मैटर्स हों चाहे रेवेन्यू मैटर्स हों, जो विद इन जो ट्राइबल टेरिटरीज के भीतर है, खास करके ट्राइबल गांव के भीतर है, बाकी फैमिली मैटर्स तो छोड़ दीजिए, ये सब मैटर्स भी गांव के भीतर ही सुलझाए जा रहे हैं. पुलिस तक जाना या जुडिशियल एक्सरसाइज करना ये सब बहुत बाद की चीजें हैं. लेकिन तमाम बाकी के जो मसले हैं, चाहे फैमिली के मसले हों चाहे प्रॉपर्टीज के मसले हों, वो सारे के सारे मसले गांव में बैठ करके गांव के लोग सुलझा रहे हैं. और ऐसा ही नहीं कि बाकी ट्रेडिशंस भी जो हैं आज भी जब आपका शादी का सिस्टम होगा या फिर बाकी की प्रैक्टिसेज होगी, तब भी वही जो ट्रेडिशनल
जो चाहे पटेल हो, चाहे गमेती हो, चाहे बाकी के लोग हो, वही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज की तारीख में भी। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल एरियाज में, हाँ ये जरूर है कि पिछले 60-70 सालों में जिस तरीके से आरएसएस ने अपने एजेंडा को प्रोजेक्ट किया, एजेंडा को वो प्लेस किया, खास करके बनवासी कल्याण आश्रम और बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, उनके जरिए आदिवासियों की कल्चर को खत्म करने की कोशिशें हुई और उनको आदिवासी से हिंदू बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। उसके चलते बहुत सारी जो ट्रेडिशंस थे वो नहीं बच पाए, लेकिन फिर भी अभी भी इतना है कि उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अभी भी वहीं से जो है ड्राइव हो रहा है। उनकी जो कस्टम्स हैं, उनके जो बाकी के रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, वो अभी भी उनके सोसाइटी से, उनकी जो ट्राइबल जो प्रॉपर जो मैकेनिज्म है उसी से ड्राइव हो रहे हैं। तो इसलिए वही सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट की तरह ही। हाँ ये जरूर है थोड़ा सा कि आरएसएस के प्रभाव के चलते कुछ इलाकों में वो इतना विजिबल नहीं दिखता है, जैसे कि खास करके कपड़ों के मामले में वो नहीं दिखेगा। थोड़ा सा खाने के मामले, स्पेशली राजस्थान के केस में बात करूं, लेकिन अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ के केस में करेंगे बात, तो आपको वो विजिबल होने लगेगा। आपको गुजरात के इलाकों में भी विजिबल होने लगा, मध्य प्रदेश के गोंडवाना के हिस्से में भी वो विजिबल होने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, सब जगह खत्म नहीं हुआ चीजें, कुछ जगह पर खत्म हुई है, लेकिन बाकी जगह पर अभी भी है। तो इसलिए ये बात समझना जरूरी है। दूसरी एक चीज ये बात, जितेंद्र जी एक बार फिर मैं आपको रोक रहा हूं, राजनीति पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। यह बात सही है कि देश की विविधता में ही देश की खूबसूरती है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि अदालत में इंसाफ बहुत महंगा है, जबकि आदिवासी कस्टमरी लॉ में आसानी से और बिना ज़्यादा खर्च के इंसाफ मिल जाता है। लेकिन ये बात भी तो है कि ज़्यादातर ट्राइबल लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसलिए जब कई बार अदालत भी आदिवासी मामलों में बेबस नज़र आती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि आदिवासी कानूनों को भी कोडिफाई किया जाए? एंथनी दे बर्मा जी। जो customary है, जो it is not required to be codified, because since from ancestor our customary law is not codified. Now with the modernizations, what the community or the law is trying to do is that if we can codify, then we have paper ready in hand where anybody can come and read. We don't require to go to the community and ask what is your customary law, this and that. So therefore, even law said today, customary doesn't require to be codified. So whether it is codified or non-codified, still the law has to practice the customary law. So this is the system. This is the system. That's why we say this is the customary. Because if we see, when any law student who reads jurisprudence, you find that there's different perceptions of different school of different persons. It is like a political theory where different people gives different view. So likewise, you see the source of law came basically from there. Knowing the fact, then they started modifying into a different level. So likewise, अभी देखो हम लोग को फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट में वहां में क्या राइट देता है? आज पर कस्टमरी प्रैक्टिस, वो जो है फॉरेस्ट कम्युनिटी के जो राइट है वो है. Why basically the government of India wanted to bring this UCC is that अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग का कस्टमरी जो राइट है, we govern the land and territory. We govern the land and territory. We govern the forest. We govern the natural resources, and so forth. Now, in order to, take this particular natural resources, it is going to take away the rights of the indigenous people so that they can come directly and take away without any socio-cultural, economic
impact assessment, without any environment impact assessment, without any biodiversity impact assessment, without any forest impact assessment. This is the intentions of the government of India. Now, in order to do that, you are basically destroying the beautiness of the indigenous people, the life of the people, the life of the community, the system of the society. अगर ये जो खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो जितना इंडिया का जो डाइवर्सिटी जो हम लोग कहता है, जो बाहर का आदमी आके बोलता है, ओ इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी का डिफरेंट सिस्टम है और वहां में सीखने का बहुत सारा सिस्टम है, वो नहीं रहेगा। अभी दूसरा चीज है, ऐसे जो ब्रिटिश का टाइम में कैसे इंडिया को उन लोग खत्म किया, कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आया है। लेट मी कोट दिस, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस इज मैकॉले इन 1835. He addresses in the British Parliament saying that I have traveled across the land and the wide of India and I found not even a single beggar. And I found not even a single sweeper. Why? Because the culture is so strong. The diverse culture is so strong that this society, the community help each other, to build. So therefore, you don't find any beggar, you don't find any thief, you don't find any others, poor people on the street. So in order to break this system in India, first and foremost, we have to target the Indian culture. अगर हम लोग इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो जितना रिसोर्सेस है इंडिया में हम लोग वो लेकर आ सकता है। एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कैसे हुआ, वही ऐसे किया। अभी the freedom fighters is being assassinated by its own citizens. So this is how they play the politics, and this is how they destroy. जी, हम लोग सर हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे क्या पीछे कोई I will come to that, but what I'm trying to say is that now where it is written that customary law has to be codified, then only the law will respect. Nowhere, right? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब का कस्टमरी जो लॉ है उसको अगर कॉडिफाइड होने से वो रेस्पेक्ट होगा नहीं। कस्टमरी लॉ इज एंसेस्टर and it is being practiced and it is not required to be codified. Even if it is non-codified, it is to be respected and it is being respected even till today. The only, as per your question, I have never seen in any court that the court is asking that your customary law is not being codified, so therefore it is not relevant, to bring to the court. That's why I have quoted Article 366, Clause 25, where the divorce is being filed in the court under the Hindu law. When under the Hindu law, any scheduled tribe files a divorce case, any petition, then we automatically say this case is not maintainable because we don't fall under the Hindu law. We have our own custom. एंथनी देव वर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जितेंद्र मीणा जी, आपने शुरू में जब अपनी बात रखी थी तो आपने आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर बात करते हुए बताया था कि आदिवासी समुदायों में शादी ब्याह के कई प्रकार हैं। मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही है, कई राज्यों में कई आदिवासी समुदायों में मैंने ये देखा है, इसलिए मैं आपकी इस बात का समर्थन कर सकता हूं। लेकिन ये बताएं कि कई बार अदालत में जब आदिवासी लड़कियां पिता की संपत्ति में अधिकार मांगने आती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आदिवासी कस्टमरी लॉ के हिसाब से उन्हें पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है।
जी श्याम जी, अगर हम लोग प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करें तो ट्राइबल सोसाइटीज में अगर पूरे देश में एक ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ट्राइबल सोसाइटीज में जब बाकी सोसाइटीज में राइट्स नहीं थे, तब से जो है विमेन्स को, खास करके लड़कियों बेटियों को जो है प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस मिल रहा था, संपत्ति में, और बराबरी का उत्तराधिकार मिल रहा था। इवन आप एक्सेप्शंस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज में ऐसी हैं जो मैट्रिलिनियल हैं, जो मात्र सत्तात्मक हैं, और जहां ऑलरेडी और जो हमारा जो लॉ जिस तरीके का जिस रेशियो में बात करता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की, खास करके लड़कियों के केस में, ट्राइबल सोसाइटीज में उससे ज्यादा शेयर लड़कियों को दिया जा रहा, ऑलरेडी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा रहा है, उससे ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखें तो कुछ और भी चीजें, क्योंकि सोसाइटी जहां मैट्रिलिनियल है वहां पूरा सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, आपका चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सारी की सारी सोसाइटी का जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर है वो भी उन्हीं के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। खास करके एंथनी सर बताएंगे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, क्योंकि मैं मिजोरम का केस में देख करके आया था, जहां पूरा का पूरा मार्केट से लेकर के बाकी पब्लिक स्पेस को जो है विमेंस के द्वारा मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। और वहां मेल पार्टनर्स जो है उनके साथ में मिल करके उस पूरे काम को अंजाम देते हैं। सेंट्रल इंडिया में भी आप देख लेंगे तो चाहे झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, आज भी आप देखेंगे तो हाट से लेकर के बाजार तमाम तरीके के विमेंस के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप साउथ राजस्थान में आ जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। इसलिए ये कहना, हाँ एक्सेप्शन कोई एक दो केस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मामले में ये बात कही जा सकती है, लेकिन इन जनरल अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो इस तरीके की वाकयात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये लॉ तो अभी प्रपोज किया गया है, लेकिन मैं खुद अपनी फैमिली में बात करूं तो मेरे जो मेरी बुआ जी हैं, मेरे फादर की जो सिस्टर्स हैं, उनके भी हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बराबर का शेयर है जितना मेरे फादर का शेयर है। और उनकी शादी हो जाने के बावजूद भी उनके शेयर, उनके नाम अभी भी उन डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, आज तक चले आ रहे हैं। पिताजी के जाने के बाद मेरी सिस्टर्स का प्लस बुआ जी का, उनका भी हिस्सा आज तक, अभी नए नई एंट्री जो है सिस्टर्स की हुई है तो नई एंट्री हो गई, लेकिन बुआ जी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं उस प्रॉपर्टी शेयरिंग में, उनके नाम को कोई, और ये तब से चला रहा, और ये मैं देख रहा हूं कम से कम 60 और 70 के दशक की कहानी में बता रहा हूं, जब से हमारी बुआ जी का नाम। जी जितेंद्र मीणा जी, और आज की इस चर्चा में रजनी मुर्मू को भी शामिल होना था, जो महिला अधिकारों के लिए काफ़ी मुखरता से बोलती रही हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से इस चर्चा में शामिल नहीं हैं। तो मैं ही डेविल्स एडवोकेट बन जाता हूं और मैं आप दोनों से ही कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा कि आदिवासी समाज महिलाओं की तरफ ज़्यादा झुका होता है, वो मात्र सत्तात्मक समाज है, लेकिन एंथनी देववर्मा क्या यह बात सही नहीं है? आज भी महिलाएं आदिवासी इलाकों में, आदिवासी समाज में जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उसकी चीफ नहीं बन सकती हैं, अभी भी वो फैसला करने वाली संस्थाओं से बाहर ही रखी गई हैं? नहीं, अगर ये जो त्रिपुरा में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, वो एवर इज इनकॉम्पिटेंट, अगर इंस्टीट्यूशन चलाना है तो उसको दिया जाता है। लेकिन कोई कोई चीज है, जैसे इंडिजिनस का जो रिलीजियस है, जो रिलीजियस परफॉर्म करता है, वहां में ये लड़की लोग कर नहीं सकता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो बिलीव, क्योंकि जो लड़की लोगों का जो सिस्टम है, once you are, say for example, let us be very open and transparent, जैसे लड़के लोगों का मेंस्ट्रुएशन होता है, तो जो हम लोग का जो वर्शिप होता है उसमें ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन नॉट एंटर। और ऐसे भी ये घर में भी ऐसे होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम, पुराना जमाना में, अभी नहीं, अभी भी गांव में वो प्रैक्टिस हो रहा है, they will not cook food. It is husband or any male or any other female who is not into that period, they will cook everything. So they cannot touch. This is one system where we actually respect. This is respect.
नाउ अभी जो चिप जो सवाल पूछ रहा है, चिप नहीं होता इंस्टीट्यूशन में, कौन से इंस्टीट्यूशन में चिप नहीं होता है, वो भी अलग का किस्म का है। अगर जो मैंने बोला जो अभी, ये चिप बांध नहीं सकता है जैसे व्हाट्सएप का प्लेस में। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जहां में ये हम लोग लगता है पढ़ता है, उसमें वो तो ठीक है, लड़की भी हो सकता है लड़के भी हो सकते हैं, आज पर द इफिशियंसी। जैसे अभी इन सारा नोटिस में हम लोग का जो त्रिपुरी का जो कम्युनिटी है, जैसे आवर डॉक्टर जो बोला है, जैसे मेरे घर में मेरा पिताजी अभी भी जिंदा है, 100+ है। जो मेरा दो बहन है, आई हैव 2 sisters, दे हैव बीन ओनली गिवन द प्रॉपर्टी, लेकिन अभी तक हम लोगों को प्रॉपर्टी दिया नहीं। तो दिस इज द रेस्पेक्ट। हम लोग क्या क्या ये रेस्पेक्ट करता है। जैसे पहले आज से वुमेन, हम लोग का जो कम्युनिटी में है, वुमेन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड वी रेस्पेक्ट वुमेन। जैसे पिछले जमाने में क्या होता है, if say suppose I being a man, if I want to get married, I have to prove the girl's parents that I'm capable enough to get married. कैसे होता है वो? I have to go there in their house, but I wouldn't be allowed to stay together, but I have to stay there separately. वहां में जाके जितना काम है, पहले तो जॉब वगैरह नहीं है, पहले तो जूम कल्टिवेशन ये सब प्रैक्टिस था। Then I have to go and work and prove that I'm capable enough to feed her. ये सब करके 1 साल 2 साल रहना पड़ता है। अगर 1 साल 2 साल में it is like a examination. If you can pass that, then you can get married to her. अगर मेरा जो ये परीक्षा है, अगर if I can pass, then definitely I can marry her. So this is how women are being respected, women are being given the priority. So जी therefore, there is no such kind of things that women is not cheap, only the men are cheap. No. जैसे मेघालय में क्या है, जितना it is the woman who inherit everything. Once men get married, then the man has to go to woman house. जी एंथनी देबबर्मा, आप सही कह रहे हैं। मैंने खुद भी देखा है कि बोडो समुदाय में लड़के को लड़की के घर पर रहना पड़ता है और लड़की के पिता को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह मेहनत करके उसकी बेटी को खिला सकता है, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन और यह बात भी कही जा सकती है कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से आदिवासी समाजों में औरतों को ज़्यादा अधिकार और आज़ादी भी हासिल है। लेकिन जितेंद्र मीणा, फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आज के युग में आदिवासी समाज में महिलाओं को शादी या तलाक जैसे मामलों में बराबरी के हक की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको चॉइस नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा बहुत क्लियर कट मानना है कि जो अब इवन अभी भी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, उस एग्जिस्टिंग ऑर्डर में शादी हो या डिवोर्स का मसला हो या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मसला हो, वो ज्यादा फ्रीडम यहाँ पर अभी भी है। ऐसे में अगर आप यूसीसी ला करके और ट्राइबल्स को उसके घेरे में बांधने की कोशिश करते हैं, तो इसको आप वापस ये समझिए कि पूरी की पूरी ट्राइबल सोसाइटी को आप डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे अगर उसे यूसीसी के दायरे में लाते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब पूरे देश पूरी दुनिया में जब नेशंस के बनने की प्रोसेस शुरू हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के बेसिस पर राष्ट्र बने, कहीं रेशियल आधार पर, कहीं रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर और वगैरह वगैरह लाइंस पर और जो है नेशंस का बनना शुरू हुआ। हिंदुस्तान के केस में यही था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करते हुए एक यूनिट बनाई थी। तो ऐसे में अगर हम उस डाइवर्सिटी को ही नहीं एक्नॉलेज करेंगे, डाइवर्सिटी को ही खत्म कर देंगे, तो हमारे राष्ट्र के बनने में ही जो प्रॉब्लम है वही खड़ी हो जाएगी। एज एक देश के तौर पर हम शायद कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर यूसीसी जैसा लॉ देश में लाया जाता है और उसको अगर ट्राइबल्स पे अप्लाई किया जाता है,
तो राष्ट्र के बनने की प्रोसेस ही जो शुरू हुई थी वही खत्म हो जाएगी। देश शायद उस तरीके से बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लगातार जब देश के इंटीग्रेशन की प्रोसेस को जब समझते हैं, तब भी इस बात को बहुत मजबूती से, खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स थे, उन्होंने रखा था कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट तब बनेंगे जब हमारे इन तमाम वैल्यूज को आप एक्सेप्ट करेंगे एज ए गार्जियन। और कभी नेवर एवर आप कभी इस बारे में नहीं सोचेंगे कि आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारी कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारे रिलीजन, हमारे कस्टम्स। और तो इसीलिए, और ऑलरेडी, और इसलिए भी क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो जयपाल लगातार इस बात को कह रहे थे कि ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं पूरे देश और दुनिया की सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटीज है, और जहां विमेन्स की भी इक्वली रिस्पेक्ट की जा रही है। तो ऐसे में अभी भी आपको मैं बताऊं तो आदिवासी इलाकों में कभी भी, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कहीं पर भी कहीं विडोज का कोई इश्यू नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि विडो ट्राइबल सोसाइटीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। विडोज के साथ साथ आप देख लीजिए कि बुजुर्गों का कोई इश्यू नहीं मिलेगा कि बस ओल्ड एज लोगों को कहीं भी घर से बाहर धकेल दिया गया, ऐसा भी सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को नहीं मिलेंगी, जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम सोसाइटीज में देखने को मिलती है। इसलिए अगर यूसीसी लाकर के आप उनको खत्म करेंगे, एग्जिस्टिंग ऑर्डर में आप उनको ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करें, ज्यादा सुविधाएं उनको दे रहे हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट उनको मिल रहा है, ज्यादा आप प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस भी आप उनको दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यूसीसी जैसा कानून उनको लिए खतरनाक होगा। जी। एंथोनी देव And वर्मा in fact, जी in fact, in the like Indian country, they'll have more old age home हो जाएगा। लेकिन हम लोग का शेड्यूल ट्राइब का वास्तव में ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर ये शीशे आएगा, ओल्ड एज होम मिलियंस बनना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट। एंथोनी देव वर्मा जी, जब हम ट्राइबल कस्टमरी लॉज की बात कर रहे हैं तो आपसे एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। मैंने नागालैंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखा है कि वहाँ के आदिवासी समाजों में पॉलीगेमी यानी पुरुष को एक से ज़्यादा शादी करने का अधिकार होता है और वो करते भी हैं, और लड़की को तलाक का अधिकार नहीं दिया गया है। उसे ताउम्र उस पुरुष की पत्नी बनकर रहना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी दूसरी औरतों को शादी करके घर में लाता रहे। हाँ, ऐसे मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे अरुणाचल में गेलो कम्युनिटी क्या होता है देख, उसका सबसे बड़ा भाई शादी करने के बाद अगर उसका बच्चा होने से भी जो छोटा भाई का जो बच्चा होगा, अगर वो बड़ा भाई कहता है ये मेरा सन होगा, वो ले लेता है as his son. And the boro bhai, the elder brother or the younger brother, they can also like get married 2 or 3. There is no obstacle. So first wife, second wife, third wife, they learn to live together peacefully. There is no dispute at all. There is no dispute. But can you justify this? लेकिन वो पहले है, लेकिन अभी ये सब नहीं हो रहा है। But in some instance, still this practice is there because the society itself is demanding to still have 1 or 2. This is also the reason, see why. See, if you really see, even in the Western system or Indian system, if any community, say suppose we have one community in Korbo, there are only 25 families in West and in Khwai district, only 25. If you want to protect their culture, their populations, their identity, then what do you have to do? If you make them to get married with the other community, then you will get your own people because you are getting married with the other community. So your identity is gone. So in order to increase your population, in order to increase your community, then you have to get married within your community. Unlike in the south, as far as
I know there are some community, there are some tribe that the younger brother can get married with the daughter of elder sister. Why? Because they say that they want to increase their population. They want to confine within that. So this is something very good. This cannot be bad. No cannot say no, this is bad. So this is the beauty of the diverse because you don't want to see. अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये होता है, अगर एक जो स्पीसीज है उसको जो इंडेंजर होता है तो उसको बढ़ाने के लिए वी आर बेसिकली मेकिंग सर्टेन लॉ, राइट? सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अभी जो है, जैसे हम लोग का कस्टम में भी है, जैसे इफ द हस्बैंड एंड वाइफ एग्रीड, the husband and wife agreed, if the husband wants to get married, the another woman, consent is being given. But usually at this modernization, people they don't do that. Earlier ये होता था, इवन अरुणाचल में कई लोग होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है. It doesn't mean that our practice is still existing. So as gradually the society जो growth होके आ रहा है, they do and they changes their system, their custom and their tradition. अगर ये जो प्रैक्टिस पहले जैसे 50 से पहले और 30 से पहले जो प्रैक्टिस था, अगर अभी अभी ये आज के लिए ये ठीक नहीं है, आज के लिए ये खराब है, then the society knows, so they also change. It is not remaining permanent. It is not remaining permanent. As we grow, as we become modernized, slowly these things are also changing. So you don't find people who are getting married one or two or three. No, they are satisfied with the one. But certain जो small छोटा ये community है, then they have no other choice because the community itself decide that no, we need to increase our community so that our identity is being preserved and being protected. So that is the system. So जो खराब चीज है जो कस्टमर प्रैक्टिस में उसको हटा जाता है एंड वी आर ट्राइंग टू अगेन ब्रिंग द गुड थिंग्स इन द कम्युनिटी बिकॉज कम्युनिटी इज सिविलाइज. जैसे पहले बिफोर इंडिया हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में तो हम लोग का है कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का ये करेंसी भी है, लेकिन व्हेन वी मर्ज विद इंडिया then our currency is being destroyed. In return, they didn't give any value on that. Our constitution is totally destroyed. उसका बाद अभी क्या हो रहा है, ऐसे लिए तो हम लोग का पॉलिटिकल राइट मांग रहा है, हम लोग का कस्टमर जो राइट है वो मांग रहा है. तो ऐसे होगा अगर यूसीसी लागू होगा, देन ये इंडिया में हर जगह में ये लड़ाई, ये डिमांड, ये जो आंदोलन है चलते रहेगा. इसीलिए हम लोग कहता है ये यूसीसी ठीक नहीं है. यू कैन नॉट इन्फोर्स एवरी कम्युनिटी और एवरी सिटीजन एज वन लॉ. नो, दिस इज हिज और हर परसेप्शन. लॉ ऑल्सो don't allow like we should have this. I don't think out of 100% in the country of India that 99.9 will reject this. This is what is happening. Only say 0.0001% because he wants to dominate everything. He wants to enforce his idea, his ideology. वो तो हो रहा है. So in the democratic form of system, this kind of dragon, ये कह सकता है ड्रैगन लॉ ऐसे हो नहीं सकता है. जैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर है, क्या हो रहा है, यू आर गिविंग आर्मी द पावर ऑफ एनी सस्पिशन यू कैन शूट एंड किल. देयर इज नो जस्टिस. वो कैसे हो सकता है, आदमी को मारने के बाद देयर इज नो रेमेडी ऑफ जस्टिस. तो ऐसे थोड़ी होता है. ऐसे अगर भारत पहले के जैसे भारत को रखना है तो जो कस्टम है, जो कल्चर है, जो डाइवर्स सोसाइटी है, जो द ब्यूटीनेस ऑफ द डाइवर्सिटी हैज टू रिमेन एंड हैज टू मोर प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, देन ओनली इंडिया कैन प्रोग्रेस. अगर ये इसे नहीं होगा तो इंडिया जैसे श्रीलंका जैसे बन जाएगा.
अभी जो जीडीपी है हम लोग डिक्लाइन होके जा रहा है ऑन वन सेक्शन और वन ग्रुप विल बिकम रिच एंड अदर विल कोलैप्स। सो अगर ऐसे होगा तो श्रीलंका जैसे हो जाएगा इंडिया। जी जितेंद्र मीणा जी और एंथनी देव वर्मा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए। आप लोगों के साथ यह चर्चा काफ़ी दिलचस्प हो रही है, लेकिन फिलहाल मुझे आप लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस चर्चा को ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यूसीसी और आदिवासी समुदायों की आपत्ति के मुद्दे पर इस चर्चा में मुझे तो कम से कम कई बातें सीखने और समझने के लिए मिली हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको भी अच्छी लगी होगी और कुछ जानकारियां आपको भी ज़रूर मिली होंगी। हम आदिवासी मसलों पर रिपोर्टिंग और चर्चाओं का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए मैं भी भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।